हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स ब्लूप्रिंट। द टैक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है और आप बुक्स ऑफ अकाउंट अपने क्लोज करने जा रहे होंगे। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग में फाइनेंशियल रिपोर्ट बनने वाली हैं, वो जो कॉर्पोरेट की हैं वो तो ऐसे ही बनेंगी जैसे पहले से चलती आ रही है, एज पर शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से बनती हैं, वो वैसे ही बनती आ रही हैं। लेकिन ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक गाइडेंस नोट इशू किया है, जिसमें उसने बोला है कि जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, यानी कि जो कंपनीज के अलावा हैं, कंपनी और LLP के अलावा जितनी भी एंटिटी हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप हो गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गए, AOP हो गए, सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गए, ट्रस्ट हो गई और स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गई, ये सब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में कवर्ड हैं और इनको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 नए फॉर्मेट में बनानी होगी, जो कि ICAI के गाइडेंस नोट में दिया गया है। यानी कि ऑडिटर अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करता है और आप इनमें से किसी भी एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की कैटेगरी में फॉल करते हो, now it is mandatory for all the auditors that they will prepare your accounting for the specific entities, और जो पिछले साल 31 मार्च 23 तक आपने बनाई है उस फॉर्मेट में अब नहीं बनेंगी आपकी रिपोर्ट, अगर आप इनमें से कोई भी एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के कैटेगरी में फॉल करते हो। तो हो क्यों रहा है ऐसा, आपको पता है, ड्यू टू ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इमरजेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन लार्ज स्केल इन it becomes necessary to standardize the financial reports for above entities that will be in line with the financial reporting of the companies। यानी कि कहने का मतलब है कि क्योंकि आजकल इकोनॉमिक ग्रोथ में जितना कॉर्पोरेट एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उतना इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म्स भी कर रही हैं, वो भी इकोनॉमी को ग्रोथ दे रही हैं, अपने बिजनेस को बहुत लार्ज स्केल तक लेके गई हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज भी। तो अब इस चीज की जरूरत महसूस होने लगी है, इनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, एक सेट फॉर्मेट में होनी चाहिए, ताकि इनसे कोलैबोरेशन करने के लिए या इनके जो एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हैं इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के, उनको एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स मिल सकें, वो बेटर डिसीजन ले सकें, कोलैबोरेशन कर सकें, फंडिंग करा सकें उस एंटिटी को। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हो और फॉलो की जाए, प्रिपेयर की जाए बाय अप्लाइंग द नेसेसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वेदर इट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS, जो भी फॉलो हो। क्योंकि जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कंपनीज ने 2013 ने इश्यू करे हैं, उसके अंदर जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो कंपनीज पे एप्लीकेबल है, लेकिन जो अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे लगते हैं, वो दो कैटेगरी में है। वन इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अदर वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए, जो कंपनी एक्ट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूज करे हैं, वो कॉर्पोरेट एंटिटीज और LLP पे एप्लीकेबल ऑलरेडी हैं, लेकिन जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जैसे कि इन प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म्स, AOP, ट्रस्ट, सोसाइटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे। लेकिन अब न्यू गाइडेंस नोट के हिसाब से उनको भी फॉलो करना पड़ेगा इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, वेदर दे विल फॉलो द IND AS or accounting standards. IND AS is applicable to the large scale entities, those who have turnover of exceeding turnover specified limit, and accounting standard are applicable to all the MSMEs also. तो इन सब के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 25 और ऑनवर्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए, एंड इट इज द ड्यूटी बाउंड ऑन द ऑडिटर्स। ऑडिटर अगर इसको कंप्लाई नहीं करेगा, ऑडिटर अगर इनको स्टेप्स को फॉलो करे बिना अकाउंटिंग फॉर्मेट में अकाउंटिंग रिपोर्ट नहीं बनाएगा और उसे ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो मे बी ही विल फेस द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेगुलेटरीज एंड मे बी इंस्टीट्यूट विल पेनलाइज देम, उनको कुछ भी इम्प्लीकेशन झेलनी पड़ सकती है बाद में। नाउ योर ऑडिटर विल नॉट साइन योर बुक्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स until they are prepared in a standard format। तो एक एक करके हम देखते हैं, और साथ में ICAI ने दिया है कि कौन से रिपोर्ट्स भी बनाने हैं, उसने रिपोर्ट्स भी स्पेसिफाई करी हैं। तो अब देखते हैं कि करके क्या होता है।
required financial report for non-corporate entities to be prepared for the financial year 24-25 onwards. That is, first one is statement of financial position, statement of financial performance, cash flow statement, and the notes and other statement and explanatory material that are in integral part of the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जैसे आप कॉर्पोरेट एंटिटी के बनाते थे, ऑलमोस्ट वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के भी बनने वाले हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर दोज हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर गेटिंग ऑडिटेड। जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होंगी उनके लिए तो मैंडेटरी है ही। अब उसमें भी उन्होंने जो पहली दो हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अभी बताता हूँ क्या है ये दोनों चीजें। ये तो सबके लिए मैंडेटरी है, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेज। दैट इज, इसमें लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 की कंपनियों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज एनकरेज्ड कि दे विल प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो। अगर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं तो और भी अच्छा है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर दीज एंटिटीज। लेकिन नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट तो सबको बनानी है। तो अब क्या है, क्योंकि इंड एएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने की वजह से हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के नाम भी बदल गए हैं। तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसे आप अभी तक बैलेंस शीट के नाम से जानते थे, तो इंड एएस के आने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर बदल के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर दिया है। और जो न्यू फॉर्मेट है, जो आईसीआई ने सजेस्ट किया है, फॉर्मेट ये है, नेम ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी वो पहले भी रखते थे, आज भी लिखते थे, बैलेंस शीट एज एट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2025 होगा। डेट होगी, पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर में यहाँ पे कैपिटल आएंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आएंगी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आएंगी, फिर एसेट्स आएंगी, लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। यानी कि जैसे कंपनीज की शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनती थी, ये अब वही फॉर्मेट आपको नॉन करंट एंट्रीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नोट्स के नंबर देने पड़ेंगे यहाँ पे किस नोट्स में। अब साथ में ये बैलेंस शीट जो बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बनेगी, ये कंपैरेटिव बनेगी। ध्यान रखने वाली बात है, कंपैरेटिव means you have to disclose the previous year figure, comparative figure along with the current year figures also। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है। हम अब एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें एक एक करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे बैलेंस शीट में, कौन सी जगह पे क्या आएगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करनी है। सेम इस दूसरी पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसे हम अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में फॉर्मेट भी सेम बैलेंस शीट जैसा ही है, और शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट होती थी कंपनीज के लिए, लगभग उसी के जैसा ही मिलता जुलता। आपको पर्टिकुलर्स देना है, नोट का नंबर देना है, यानी किस शेड्यूल से ये इन्फॉर्मेशन उठ के आई है, और करंट ईयर फिगर देनी है इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। दोनों सालों की रिपोर्ट दी जाएगी जैसे कॉर्पोरेट एंटिटीज के केस में होती थी। प्लस इसमें राउंडिंग ऑफ करने के लिए भी आपको दिया गया है कि राउंडिंग ऑफ किस कैटेगरी के लोगों को कहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है। अगर आपकी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो आप राउंडिंग ऑफ 100 में कर सकते हैं, 1000 में कर सकते हैं, लाख में और मिलियन में कर सकते हैं, एंड उसके डेसिमल प्लेस भी दिखा सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा है, द नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ विल बी इन लैक्स, मिलियंस और करोड़ along with the decimal places। तो ये नए फॉर्मेट के ओवरव्यू था। एक एक करके हम एक एक स्टेटमेंट को आने वाली वीडियो में देखते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट।